हेलो दोस्तों। तो आज हम आपसे एक ओलंपियाड के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डिस्टेंस एक्स पे एक्सपेंड है और परपेंडिकुलरली चल रहा है। ठीक है, उसमें दो चार्ज रखे हुए हैं। इन दोनों का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और आपस में अलग वेलोसिटी के से पास आएंगे और एक डिफ्लेक्ट होगा। किस तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा इसे हम जानेंगे। ठीक है, तो तीन केस है। अगर स्पीड इक्वल हो जाएगा तो कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, मोमेंटम इक्वल हो जाएगा तो कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव की निगेटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी इनका इक्वल हो जाएगा तो कौन सा ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है, अगर हम जैसे कि ये डी है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है। अगर ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये लेंथ है, ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर कर रहा है, ये लेंथ अगर हाँ डी है तो इस पे जाने का टाइम टी होगा, इधर इस पे पहुंचने का टाइम टी होगा। तो इसको हम निकालते हैं। अगर डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये फार्मूला है। ये लेंथ कवर करने का। यू इसमें पहले रेस्ट पे था तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। हाफ ए टी स्क्वायर से मतलब है हमें हाफ ए क्या है, ए टी स्क्वायर। ए क्या है, ए ये है फोर्स बाई मास। फोर्स कैसे निकलते हैं, इनका खुद दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई हो जाएगा, इनका खुद का चार्ज है तो क्यू हो जाएगा, ई क्यू बाई एम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हाफ ई क्यू बाई एम टी स्क्वायर। टी क्या है, पोजीशन कितना कवर करना है, एक्स 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 पे एक्सपेंड है ये दोनों ना। और इनका वेलोसिटी वी मान लेते हैं, एक्स बाई वी का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हम बगल में आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी रफ है ये। हाफ ई क्यू बाई एम एक्स बाई वी का होल स्क्वायर, एक्स बाई वी का होल स्क्वायर। अगर ई क्यू को हम चाहे तो एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का चार्ज अलग अलग है। सॉरी, इन दोनों का चार्ज अलग अलग है इसलिए एफ लिखेंगे, नहीं तो हमें दो केस निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इस पेज पे। ठीक है, सॉरी, तो इधर हम एफ ही लिखे रहेंगे, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे अगर हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस, ऊपर नीचे अगर हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एफ इंटू एम एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि एम स्क्वायर एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम पी, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इंटू एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये केस बन गया, डिस्टेंस इतना डिफ्लेक्ट होगा, इतना ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, एक्स पे इतना वाइड डिफ्लेक्ट होगा, ये डी है, ये डी ही माने रहेंगे। तो ये डिफ्लेक्ट होगा, इसकी ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम एक एक करके वेलोसिटी को इक्वल करेंगे, मोमेंटम को इक्वल करेंगे, स्पीड को इक्वल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करेंगे। तो हम केस लेना चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले केस के लिए, तो इससे हमें जैसे कि अगर हम चाहे तो इस मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, टू पी स्क्वायर को हम फोर के भी लिख सकते हैं, और एफ अपॉन फोर के इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, टू पी स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू फोर के, ये इधर के इज इक्वल टू रूट टू, पी इज इक्वल टू रूट टू एम इंटू के, ये हो गया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन इज इक्वल टू टू एम के, ये हो गया। पी स्क्वायर हो गया अपॉन टू हो गया तो इज इक्वल टू एम के हो गया, एम इंटू के हो गया। अगर हमें अगर टू पी स्क्वायर सॉरी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये माफ़ी चाहेंगे हम। ये कैसे आएगा, इधर हम आपको ऊपर समझा देते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू एम के होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉरी पी इज इक्वल टू रूट टू एम के, ये मोमेंटम ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पी स्क्वायर करेंगे तो टू एम के होगा। ठीक है, और फोर काइनेटिक एनर्जी करना है तो इसके आगे भी टू का मल्टीप्लाई करने का, टू पी स्क्वायर बराबर फोर एम के, इधर भी टू इधर भी टू। ठीक है, फोर एम के हो गया। मास को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर के इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर बाई एम, तो वही है टू पी स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू फोर के, ये वैल्यू आ गया। ठीक है,
ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है, ये मोमेंटम के लिए है। अब स्पीड से रिलेटेड हम कैसे निकालेंगे? स्पीड से रिलेटेड आप देखें तो हमें यही मिल गया है, ठीक है, यही मिल गया है। अब तीनों में हम वैल्यू रख के देखते हैं। अगर स्पीड पूछा है तो ये एक्स भी कांस्टेंट होगा क्योंकि पोजीशन फिक्स है। फोर्स भी कांस्टेंट होगा क्योंकि दो चार्ज से लगने वाली फोर्स कांस्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें जब से हम वेरिएशन नहीं करेंगे तब से हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक्स पोजीशन कांस्टेंट हो गया, फोर्स कांस्टेंट हो गया। अब अगर हमें, चलिए हम इधर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें पहले केस में अगर हमें इक्वल स्पीड करनी है तो हमें v कांस्टेंट करना पड़ेगा, और यक्स एंड एफ तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट है, ठीक है, एफ और एफ कांस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं कि जो d है, d का वैल्यू इधर से हम देख लेंगे, इधर इधर वी स्क्वायर, इसमें v है ना, तो एफ एक्स स्क्वायर बाई 2m वी स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर बाई 2m वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, वी एफ कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो यम पे डिपेंड किया, यम पे कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली डिपेंड किया है, यानी जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो कम डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन है, यम पे डिपेंड किया, यम पे इन्वर्सली वो किया। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास से बहुत हाई होता है, यानी ये कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूनिवर्सली हो गया। अगर मास अगर मास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है प्रोटॉन से तो डिफ्लेक्शन प्रोटॉन का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। स्पीड से हमें निकल गया। अब दूसरा केस सॉल्व करेंगे। अब दूसरा केस मोमेंटम को लेकर सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वल मोमेंटम मोमेंटम को लेकर सॉल्व करेंगे। अगर मोमेंटम को लेकर सॉल्व करेंगे पी भी कांस्टेंट कर देंगे पहले, और एफ एंड एक्स तो कांस्टेंट है ही। फार्मूला लिखेंगे डी इज इक्वल टू, क्या था फार्मूला बोलिए, एफ इंटू एम अपॉन 2p² इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कांस्टेंट हो गया, एफ कांस्टेंट हो गया, पी कांस्टेंट, एम पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है एम पे, इधर देखें डिफ्लेक्शन डायरेक्टली एम पे प्रोपोर्शनल कर रहा है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ये हम जानते ही हैं। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर मोमेंटम इक्वल करेंगे तो यानी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये भी वैल्यू हमें निकल आया, किसका डिफ्लेक्शन इस केस में ज़्यादा होगा। अब तीसरा केस क्या बचा, थर्ड केस क्या बचा, फॉर इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू एफ बाई 4k इंटू एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिए, एक्स स्क्वायर पोजीशन को कांस्टेंट कर दिए, एफ को कांस्टेंट कर दिए, यानी डी का वैल्यू आ गया 0। ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, किसी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से ना, तो ये मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। अब चाहे मास बढ़ाए चाहे घटाए, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहेगा तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हम ये तीनों केस हम जान चुके हैं। थैंक यू।